जैसे ही इन ईंटों की हेल्प से बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग बनके तैयार है, सिमिलरली सभी लिविंग क्रिएचर्स के अंदर भी कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रेजेंट होते हैं। चलिए डिटेल में जानते हैं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम रीना है। मैं वेलकम करती हूँ आप सभी का इस प्यारे से अमेजिंग से चैनल पर, जिसका नाम है अनअकैडमी एवेंजर्स क्लास 6 to 10th, और जिसमें हम आपके लिए एक रैपिड रिकैप सीरीज लेके आए हैं। चैप्टर का नाम है सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। कौन से सन में? 1665 में। उन्होंने ऑब्जर्व किया था सेल को एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क में अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप के थ्रू। अगर आप थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क समझना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए, ये जो आपको टेस्ट ट्यूब के ढक्कन दिख रहे हैं, दैट इज द कॉर्क बच्चा। ये कॉर्क के बने हुए, इसकी थिन स्लाइस पे उन्होंने सबसे पहले इस चीज को ऑब्जर्व किया था। और उन्होंने देखा जब भी अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में, तो उनको कुछ ऐसे हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिए, जिनको उन्होंने कहा ये छोटे छोटे रूम है, और इस लैटिन वर्ड को डिस्कवर किया, दैट इज सेल। क्योंकि लैटिन में सेल का मतलब है लिटिल लिटिल रूम। ठीक है। उसके कुछ साल बाद कौन आए स्टूडेंट? 1674 में एंटोन वॉन ल्यूवेनिक आए, जिन्होंने सबसे पहले थोड़ा इंप्रूव करके माइक्रोस्कोप में फ्री लिविंग सेल्स को सबसे पहले डिस्कवर किया। फिर 1831 में रॉबर्ट ब्राउन आए, जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। उसके बाद सेल थ्योरी आई, जिसमें स्केल्डन और स्कॉन ने 1838 और 1839 में ये कहा कि जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, सभी सेल के बने हुए हैं। और उसके बाद इस थ्योरी को एक्सपैंड किया किन्होंने? रुडोल्फ वर्च्यू ने 1855 में, जिन्होंने कहा कि सभी सेल्स अराइज हो रहे हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। मतलब पहले जो सेल्स हैं वही डिवाइड हो रहा है दो में। तो अगर ये एक सेल था तो ये दो में डिवाइड होना स्टार्ट हुआ, एट लास्ट ये दो में हो गया डिवाइड। ठीक है। अब कॉन्सेप्ट आता है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर लाइक ऑर्गेनिजम्स का। यूनि का मतलब सिंगल, मल्टी का मतलब मोर देन वन। ठीक है। तो ऐसा क्रिएचर, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल का बना हुआ है और सारे फंक्शंस उसी में ही परफॉर्म कर रहा है, वो आपका यूनिसेलुलर क्रिएचर होगा, ऑर्गेनिज्म होगा, जिसमें आपके बहुत सारे बैक्टीरिया, अमीबा जैसे एग्जांपल आते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब मोर देन वन, मतलब बहुत सारे सेल्स का बना होगा स्टूडेंट्स। सभी सेल्स अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसकी बॉडी के अंदर, और इसमें ये आपके लाइक फंगस, लार्जर मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स जैसे कि आपके प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब आते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्या सेल्स का शेप एक जैसा होता है? बिल्कुल नहीं स्टूडेंट, सेल आपको डिफरेंट शेप के देखने को मिल रहे हैं। ये आपका मसल सेल है, ये सेल आपका नर्व सेल है, यहाँ पर आपको एग, ओवा या फिर स्पर्म सेल्स भी देखने को मिल रहा है। तो सबके डिफरेंट शेप है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है। ऐसा रीजन इसीलिए है स्टूडेंट्स, ऐसा बनने का, ऐसा पर्टिकुलर शेप्स देखने का रीजन इसीलिए है क्योंकि इनको अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना है। तो जैसा ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसी अकॉर्डिंग इनकी शेप बन जाती है या शेप प्रेजेंट होती है। अब क्वेश्चन आता है कि सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है। तो अगर मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊं तो ये सब चीजें आपको सेल के अंदर देखने को मिलती है, जिनको जिनको सेल के कंपार्टमेंट्स, सेल के स्ट्रक्चर, या साइंस में कहूं तो सेल के ऑर्गेनेलिज बोला जाता है। तो ऑर्गेनेलिज को आप कैसे डिफाइन करेंगे? ऑर्गेनेलिज ऐसे डिफरेंट स्ट्रक्चर जो कि आपको सेल के अंदर मिलेंगे, सभी अपना अपना एक ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर परफॉर्म, आप कह सकते हैं फंक्शन परफॉर्म करेंगे। बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन, वेस्ट मटेरियल को आउट करना, ठीक है, सर्टेन मॉडिफिकेशंस करना, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस आप अभी एक एक करके जानेंगे मेरे साथ। सबसे पहले आती है सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। अब ये सिलेक्टिवली परमेएबल क्यों है बच्चों? क्योंकि ये सबको अंदर नहीं आने देती। ठीक है। ये गेट कीपर की तरह है कि कॉल करके पूछा जाएगा भाई अंदर भेजना है या नहीं भेजना। ठीक है। तो ये बच्चा ऐसी लेयर है जो प्लांट्स, एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट होगी। एनिमल में सबसे बाहर की है और प्लांट में सेकंड नंबर वाली आपको लेयर देखने को मिलेगी। ठीक है। फ्लेक्सिबल है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स यानी कि लिपिड प्रोटीन की बनी हुई है, आउटर मोस्ट कवरिंग है, परमिट देती है कौन सा सब्सटेंस अंदर आना चाहिए, कौन सा नहीं आना चाहिए, और मैंने आपको बताया ये सिलेक्टिवली परमेएबल इसीलिए इसको कहा जाता है। अब टॉपिक आता है डिफ्यूजन क्या होता है। बच्चा डिफ्यूजन में आपके जो सर्टेन मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की टुवर्ड्स मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल गैसेस या एयर की आप बात कर सकते हैं, दैट इज डिफ्यूजन स्पेसिफिकली। अगर आप यहाँ पर देखिए, और इसका बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल है, जबकि जब भी आपकी बॉडी में जब आप इनहेल करते हो, गैसेस अंदर लेते हो, तो ऑक्सीजन जा रही है। ठीक है। तो आपके लंग्स में हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं कंपैरेटिवली आपके ब्लड से। तो इसीलिए बच्चा मूवमेंट होता है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन का आपके लंग्स से आपके ब्लड में, सो दैट वो ऑक्सीजन पूरी बॉडी में आपकी आगे ट्रांसपोर्ट हो सके। ठीक है। नेक्स्ट थिंग आती है ऑस्मोसिस। क्या होता है बच्चा? इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। ऑलराइट। अब ऐसा क्या होगा अगर आप किसी भी पर्टिकुलर एनिमल
सेल या प्लांट सेल को सॉल्ट सॉल्यूशन या फिर शुगर सॉल्यूशन में डाल देंगे तो आपको क्या सिनेरियोज देखने को मिलेंगे। तो तीन केसेस हम पढ़ते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा बच्चा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आपकी लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन है, अगर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है तो पानी बाहर ज्यादा होगा। उस पर्टिकुलर सोल्यूट के अंदर, उस पर्टिकुलर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आपने सेल डाल दिया तो पानी अगर बाहर ज्यादा है सेल के कंपैरेटिवली तो पानी अंदर जाना मूव कर देगा और ऑब्वियसली यहाँ पर आपको सेल स्वेल करता हुआ दिखेगा, फूल जाएगा, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पर हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन है, हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन है तो मतलब पानी कम है, पानी कम है, सेल में पानी ज्यादा है कंपैरेटिवली तो पानी बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर आपको सेल श्रिंक करता हुआ दिखेगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में बच्चा इक्वल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन दोनों जगह देखने को मिलेगी तो वाटर का कोई भी मूवमेंट, नो नेट मूवमेंट हमें यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। अब सेल वॉल के बारे में बात करें तो ये आउटर कवरिंग है प्लांट सेल की, ठीक है। उसके साथ साथ बच्चा सब चीजें इसके अंदर बहुत अच्छे से इंटैक्ट रह पाती है, ठीक है। सेलुलोज की बनी हुई होती है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है प्लांट को, प्लांट सेल को, और कहीं ना कहीं रिजिड है, परमेएबल है, सारे सब्सटेंसेस को अलाउ कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका न्यूक्लियस आता है बच्चा, जिसे कंट्रोल सेंटर कहा जाता है, सारी चीजें कंट्रोल करता है, ग्रोथ हो, रिप्रोडक्शन हो, बहुत सारी एक्टिविटीज विद इन द सेल जो कंट्रोल कर रहा है, दैट इज द न्यूक्लियस इटसेल्फ। सेंटर में कहीं ना कहीं प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स है, सारी जेनेटिक और आप कह सकते हैं हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन लेकर बैठा है, और कहीं ना कहीं बच्चा इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटी सी चीज प्रेजेंट है, दैट इज न्यूक्लियोलस, जो कि राइबोसोम सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, उसको फॉर्मेशन करने में भी रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आता है आपका साइटोप्लाज्म बच्चा। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा इंटीरियर ऑफ द सेल के अंदर भरा हुआ है। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो भी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है, जो भी जेली लाइक सब्सटेंस है, वो साइटोप्लाज्म है, जहां पर सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगी, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, ठीक है, सारे मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बहुत इजीली हो पाएगी, न्यूट्रिएंट्स को, बहुत सारे एसेंशियल सब्सटेंसेस को स्टोर करके बैठा है, वेस्ट मटेरियल को भी लेकर बैठा है स्टूडेंट्स। सारे ऑर्गेनेल्स अगर अपने प्लेस पर हैं तो वो भी कहीं ना कहीं साइटोप्लाज्म की वजह से है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चा, ये आपकी ऐसा नेटवर्क है जो कि कहीं ना कहीं एक्सटेंड हो रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से एक्सटेंड होती हुई जो लाइन दिख रही है रेड कलर की, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। बहुत अमेजिंग रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोटीन्स का करने में, लिपिड्स का करने में सेल के अंदर ऑब्वियसली, ठीक है। इसके साथ साथ इसके टू टाइप्स हैं, आरईआर और एसईआर, ठीक है। आरईआर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ है मतलब ऊपर से खुरदुरा है, इसके ऊपर कुछ एम्बेलिशमेंट देखने को मिल रहे हैं, कुछ स्टड्स देखने को मिल रहे हैं, दैट इज राइबोसोम्स बच्चा, जो कि प्रोटीन का फॉर्मेशन करने में हेल्प कर रहे हैं। और अगर एसईआर की बात करें तो इसके सरफेस पे कुछ भी नहीं है, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो डिटॉक्सिफिकेशन करने में, साथ साथ लिपिड सिंथेसिस करने में, ऐसी पर्टिकुलर प्रोसेसेस में हेल्प करता है। अब बारी आती है गोल्जी अपैरेटस की, ठीक है। गोल्जी अपैरेटस बच्चा अगर आप देखेंगे फ्लैटेंड कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिनको सिस्टर्ने बोला जाता है, जो कि शिपिंग सेंटर की तरह एक्ट करता है। मतलब ये सर्टेन मॉडिफिकेशन करके जगह जगह पर अपना उनका सामान पहुंचा देता है, ठीक है। मॉडिफाई कर दिया प्रोटीन को, ठीक है, शुगर ऐड कर दी प्रोटीन के ऊपर तो क्या बन गया, ग्लाइकोप्रोटीन बन गया, पैकेज करेगा प्रोटीन लिपिड्स को, ट्रांसपोर्ट कराएगा, लाइसोसोम फॉर्मेशन में भी हेल्प कर रहा है, और कहीं ना कहीं बच्चा लाइक पैकेजिंग में आप कह सकते हैं बहुत हेल्प कर रहा है, शिपिंग सेंटर का आप काम समझते ही हैं, ओके। लाइसोसोम की बात की जाए बच्चा तो ये सुसाइडल सेल है, सुसाइडल सेल कंपोनेंट है, ठीक है, सुसाइडल बैग की तरह एक्ट करता है क्योंकि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्रेक डाउन करते हैं सर्टेन वेस्ट मटेरियल को, डैमेज ऑर्गेनेलिस को, सर्टेन बैक्टीरियाज को, डाइजेस्ट करता है, रिसाइकिल करता है ओल्ड और डैमेज सेल कंपोनेंट्स को, और प्रोग्राम सेल डेथ में भी इन्वॉल्व होता है। मतलब कब भी जरूरत आन पड़ी कि ये पूरा सेल काम नहीं कर रहा तो अपने आप को बस्ट करेगा, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स और जूसेस हैं वो बाहर आ जाएंगे, जिसकी वजह से पूरे सेल की डेथ भी हो जाती है, तभी इसको सुसाइडल बैग कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल स्टूडेंट्स, एटीपी बनाएगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसे बोला जाता है, ऑब्वियसली एनर्जी जनरेशन में हेल्प कर रहा है। आउटर मेम्ब्रेन जो आपको इस माइटोकॉन्ड्रिया की देखने को मिल रही है स्मूथ है, पूरे ऑर्गेनेली को कवर करके रख रही है। अंदर आपको एक इनर मेम्ब्रेन दिख रही है बच्चा, जो कि बहुत सारे फोल्ड आपको दिख रहे हैं, जिसकी वजह से उन फोल्ड को आप क्रिस्टे बोलते हैं, जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। तो जितने ज्यादा फोल्ड होंगे उतने ज्यादा अमाउंट में एनर्जी का जनरेशन होगा, ठीक है। इसके अंदर आपको कुछ लिक्विड भी दिख रहा है जिसको आप मैट्रिक्स कहते हैं बच्चा, जहां पर सर्टेन एंजाइम्स, डीएनए वगैरह प्रेजेंट है। प्लास्टिड की बात की जाए बच्चा तो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं प्लास्टिड, और कहीं ना कहीं फूड सिंथेसिस और स्टोरेज में हेल्प करते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इसके तीन टाइप्स है। क्लोरो मतलब यहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं। क्रोमो मतलब क्रोम मतलब ही कलर होता है स्टूडेंट्स, तो जितना भी आपको प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देखने को मिल रहा है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से देखने को मिल रहा है। ल्यूकोप्लास्ट ऐसे पर्टिकुलर प्लास्टिड है जो कि
स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन्स, इन सबको क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट थिंग, अगर आप वैक्यूल की बात करें बच्चा, तो वैक्यूल आपको एनिमल प्लांट दोनों सेल में देखने को मिल रहा है। प्लांट में थोड़ा बड़ा है स्पेसिफिकली, ठीक है, तो ये भी मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड सैक है, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर ये पर्टिकुलर मेम्ब्रेन प्लांट सेल में प्रेजेंट है तो उसका एक स्पेसिफिक नेम है, दैट इज स्टोनोप्लास्ट, ओके। इसके अंदर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम, वेस्ट मटेरियल्स, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो कि किसी भी सेल को टर्जिडिटी, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। तो दैट इज हाउ स्टूडेंट्स वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन। हमने पूरे 9 मिनट्स में इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया। अगर आप हमसे पहली बार जुड़े हैं तो हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये हमारे क्यूआर कोड्स हैं और ये हमारी ईमेल आईडी है आपकी सजेशन के लिए। सो थैंक यू सो मच, विल मीट यू सून, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।